हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 4 में हैं, थर्मोडायनेमिक्स के हैं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चंस किए थे और वर्क डन वगैरह का कैसे निकालना है इस पे बातचीत की थी। लेक्चर 2 में हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी और हीट निकालने में बातचीत की थी। इस लेक्चर में हमारा एजेंडा है एंथैल्पी चेंज निकालना और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स करना, जिसमें हम लोग डेल्टा ई, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू निकालना सीखेंगे। तो आइए पहले है ना एंथैल्पी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है ना एंथैल्पी। एंथैल्पी कैसे निकालते हैं? एंथैल्पी एंथैल्पी एच होता है। मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है। अगर कोई सिस्टम मौजूद है और इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो अगर मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल एनर्जीज जोड़ ली जाए, ठीक है, इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इनकी इंडिविजुअल एनर्जीज ई है, का सम ई है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर आप जैसे कोई शहर में ही टोटल प्रॉपर्टी जोड़ें, टोटल जितने भी एसेट हैं, है ना, उन सबको अगर मॉनिटरी या पैसे के रूप में कन्वर्ट करें तो दो तरह की संपत्ति मिलेगी एक शहर में। एक पहली संपत्ति जो लोगों की इंडिविजुअल संपत्ति, जैसे आपका घर हो गया, मेरा घर हो गया, ठीक है, आपके पड़ोसी का घर हो गया, सबके अपने अपने घर हैं, कार है ना, आपके पास मान लीजिए, और पर्सनल बिलोंगिंग्स जो भी है, इन सबको जोड़कर जो भी आएगा कि एक शहर में सारे लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टीज का सम इंटरनल एनर्जी जैसा होता है। ये मॉलिक्यूल की अपनी पर्सनल एनर्जी होती है। लेकिन जिस रोड पे आप ट्रेवल करते हैं, वो रोड किसी पे कोई ये नहीं दावा कर सकता कि सिर्फ मेरा है, एक आदमी का रोड है। रोड वगैरह सार्वजनिक या है ना पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। ऐसी एनर्जीज भी दो तरह की होती है किसी सिस्टम में। एक पर्सनल एनर्जीज होती हैं जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की होगी, जैसे एक मॉलिक्यूल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को हम लोग है ना के सम को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और कुछ एनर्जीज ऐसी भी होती हैं जो पब्लिक होती है, किसी एक मॉलिक्यूल की जागीर नहीं होती। फॉर इंस्टेंस, ये पिस्टन हमेशा ऐसे लटका हुआ है ना, ये हमेशा ऐसे सस्पेंडेड है हवा में। इसके पीछे क्या क्या काम कर रहा है? लगातार मॉलिक्यूल्स इससे टकरा रहे हैं। कोई एक मॉलिक्यूल ये दावा नहीं कर सकता कि इस पिस्टन को मैंने अकेले रोक रखा है, ठीक है। इस पिस्टन को यहां रोक के रखने में गैस की सार्वजनिक एनर्जी लग रही है, जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल एनर्जीज का सम को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जीज जो पब्लिक हैं, जो पूरे मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर लगा रहे हैं, उस एनर्जी को हम लोग पब्लिक एनर्जी कह सकते हैं या प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी कह सकते हैं। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तब जाके जो चीज निकलेगी वो टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होगा। अब कह सकते हैं कि इस सिस्टम में जितना भी एनर्जी है उसको हम एच कह सकते हैं। फिर समझाऊं, ये इंडिविजुअल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, इंडिविजुअल है ना, इट इज सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जबकि ये किसी एक मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल नहीं है। दिस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी इज एनर्जी ऑफ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के ग्रुप की एनर्जी होगी, ठीक है ना। और इसको हम एंथैल्पी, दोनों को जोड़कर हम एंथैल्पी कहते हैं। तो इसी एंथैल्पी का कैलकुलेशन हमको है ना अलग अलग जगहों पे करना है, जैसे सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, गैसेस के लिए, है ना, फेज चेंज के लिए, और गैसेस में भी सारे तरह के प्रोसेसेस के लिए करने की जरूरत है। तो आइए एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले गैसेस के लिए क्या करना है, ठीक है। तो एंथैल्पी कैलकुलेशन फॉर गैसेस, ठीक है, फॉर गैसेस। कैसे एंथैल्पी कैलकुलेशन करना है गैसेस के लिए? गैसेस के लिए एंथैल्पी कैलकुलेट करने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई गैस कहीं पे ट्रैप्ड है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए गैस ट्रैप्ड है, तो आप उसकी एंथैल्पी तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है, उसकी एंथैल्पी तुरंत निकाल सकते हैं। एंथैल्पी इज इक्वल्स टू E प्लस पीवी। एग्जैक्ट एंथैल्पी निकालना तो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी हमें पता नहीं होती है, लेकिन हम चेंज जरूर निकाल सकते हैं। कैसे? चेंज इन एंथैल्पी is equals to change in internal energy
प्लस चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, ऐसे लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, गैस के लिए नहीं, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी। इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझा जा सकता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस ये प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट का डिफरेंस है, ठीक है, ये प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट का डिफरेंस है। यानी अगर कोई सिस्टम है जिसकी इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम पी इनिशियल वी इनिशियल है और फाइनली ये चेंज करके इसका फाइनल प्रेशर वी फाइनल पी फाइनल है, तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा पीवी को क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल लिखा जा सकता है। यानी आप इसको समझिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट का चेंज है, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट का चेंज है, मतलब क्या, फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है ना, इसके डिफरेंस से ये आ जाएगा। तो पहला तरीका एंथैल्पी निकालने का तो यही हो जाएगा, ठीक है, कि एंथैल्पी कैलकुलेशन करने का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो खैर हर जगह वैलिड है, चाहे वो गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, ठीक है। लेकिन फॉर गैसेस, अब गैसेस के लिए हम एक चीज लिख सकते हैं, इस पीवी को हम एनआरटी लिख सकते हैं, पीवी कैन बी रिटन एज एनआरटी, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनआरटी लिखा जा सकता है। अब तीन बातें हो सकती है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और मोल नहीं, ठीक है, एंड मोल इज नॉट कांस्टेंट, तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है। आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर और टेम्परेचर बाहर आ जाएगा और चेंज सिर्फ किस में आएगा, मोल में आएगा। क्यों? क्योंकि मोल जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि मोल कांस्टेंट हो और टेम्परेचर वेरिएबल हो, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएबल हो, तब अगर मोल कांस्टेंट होता है और आर कांस्टेंट होता है तो एन और आर को आप है ना बाहर निकाल सकते हैं, है ना, और चेंज सिर्फ किस में आएगा, टेम्परेचर में आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी, फॉर्मूला भी गैसेस के लिए चलता है। लेकिन मैं हमेशा आपको आगाह करना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला ये सबके लिए वैलिड है, लेकिन पीवी बराबर एनआरटी कहने की इजाजत आपको सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, यानी दिस इज वैलिड फॉर ऑल, बट हियर ऑनवर्ड जहां से मैं ये लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, ओनली फॉर गैस, ठीक है, ओनली फॉर गैस के लिए है, गैसेस के लिए। और अच्छी बात क्या है कि उसमें भी कई वेरिएशंस है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मोल्स कांस्टेंट है हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मोल एंड टेम्परेचर बोथ आर वेरिएबल, अगर दोनों वेरिएबल हैं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस आर कॉमन आ जाएगा, डेल्टा एन टी लिख सकते हैं, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, है ना, प्लस आर तो है ही N1 T1 NR T1 माइनस NR N2 R T2 लिख सकते हैं। इसको फाइनल लिख लीजिए और इसको इनिशियल लिख लीजिए। आज तक मैंने इस फॉर्मूले पे सवाल देखा नहीं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इतना और इतना चल जाएगा, इन दोनों से ही काम चल जाएगा। ये फॉर्मूला अक्सर थर्मोकेमिस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, मैंने भी यूज किया, आप थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर नोट्स देख सकते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में यूज किया जाता है, जहां चेंज इन मोल इज टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स माइनस गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जबकि थर्मोडायनेमिक्स में अक्सर हम लोग, है ना, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, डायनेमिक्स में अक्सर हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला मैंने रेयरली देखा है, पर अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मैं सब पढ़ा रहा हूं तो ये एक फॉर्मूला भी पढ़ा देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोल और टेम्परेचर दोनों बदल रहे होंगे तो आप फिर एंथैल्पी कैलकुलेशंस का यही फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे क्या बताना चाहता हूं, आगे मैं इस बात को कंटिन्यू करना चाहता हूं, क्या, सिंस हम जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, यहां से इसको आगे और बढ़ा रहा, ठीक है, प्लस एन आर डेल्टा टी अक्सर होता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी, और इसको क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल टू एन, सीवी को सीवी एन और डेल्टा टी आप कॉमन ले लीजिए, सीवी प्लस आर आ जाएगा इनटू डेल्टा टी, और डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। सीवी प्लस आर को क्या लिख सकते हैं,
Cp लिख सकते हैं, ठीक है। तो Cv प्लस R को हम Cp लिख देते हैं, तो ये डेल्टा H इज इक्वल टू NCp डेल्टा T आ जाता है। भले ही ये फॉर्मूला गैस के लिए डिराइव्ड है ना, गैस के नाम पर डिराइव किया गया है, पर ये फॉर्मूला हर के लिए वैलिड है, इज वैलिड फॉर एवरीथिंग, वैलिड फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। ये सब लिक्विड्स एंड गैसेस, ये तीनों के लिए वैलिड फॉर्मूला है, ठीक है। अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड का Cp यूज कर लेंगे, लिक्विड होगा तो लिक्विड का Cp यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पे समझाना चाहता हूं, समराइज करना चाहता हूं कि गैसेस के केस में आप एक ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप ये फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं NCp डेल्टा T। भले ये NCp डेल्टा T हम लोगों ने गैसेस कह के डिराइव किया है, पर ये सॉलिड और लिक्विड के लिए भी इक्वली ट्रू है, ठीक है। तो इतनी चीजें तो कैलकुलेट कर ली हम लोगों ने, एंथैल्पी कैलकुलेशन फॉर गैसेस कर लिया। आइए एंथैल्पी कैलकुलेशन फॉर सॉलिड लिक्विड करते हैं, और फिर एंथैल्पी कैलकुलेशन फॉर फेज चेंज करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा एंथैल्पी कैलकुलेशंस फॉर सॉलिड्स, ठीक है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट चीज, पहला हम लोगों ने गैसेस के लिए किया, लेट्स कॉल इट एज ए, ठीक है, एंथैल्पी कैलकुलेशन फॉर गैसेस। बी, एंथैल्पी कैलकुलेशंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एंथैल्पी कैलकुलेशन फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए एंथैल्पी कैलकुलेशन करना उतना मुश्किल काम नहीं है। पहला फॉर्मूला तो यही हो जाएगा जो है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, ठीक है, डेल्टा PV। यानी अगर एक लिक्विड है जिसका है ना इनिशियल वॉल्यूम P1, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और इनिशियल प्रेशर P1 है, और फाइनल वॉल्यूम V फाइनल और फाइनल प्रेशर P फाइनल है, तो उनका डिफरेंस, PV का प्रोडक्ट का डिफरेंस आप ले लीजिए, है ना, एंथैल्पी आप निकाल लेंगे। यानी डेल्टा H को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E प्लस P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल है, जहां P फाइनल V फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम है फाइनल सॉलिड हो चाहे लिक्विड का, और P इनिशियल V इनिशियल जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम है इनिशियल लिक्विड का, ठीक है ना। इनके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा मैं आपको याद दिलाता हूं, ये सब तो सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला जो लास्ट में निकल के आया, अभी मैंने बताया ये सबके लिए वैलिड है, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस के लिए। तो यहां पर मैं एक चीज और कह सकता हूं कि सॉलिड और लिक्विड के लिए आप डेल्टा H को ऐसे भी निकाल सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू NCp डेल्टा T करके निकाल सकते हैं, जहां ध्यान रखने की जरूरत है कि Cp की जो वैल्यू है वो सॉलिड के लिए सॉलिड का Cp यूज किया जाएगा, और लिक्विड के लिए लिक्विड का Cp यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको दो बातें बता दी, एक गैसेस की एंथैल्पी कैसे निकालनी है, और दूसरी सॉलिड्स और लिक्विड्स की एंथैल्पी कैसे निकालनी है। अब एक चीज और बच जाता है जिसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस करेंगे, वो चीज है कि कैसे फेज चेंज के दौरान हम लोग एंथैल्पी कैलकुलेशन करते हैं। फेज चेंज के दौरान एंथैल्पी कैलकुलेशन आइए सीखते हैं। सी, एंथैल्पी कैलकुलेशन फॉर फेज चेंज, ठीक है। फेज चेंज के लिए एंथैल्पी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, आइए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि सॉलिड है, आइस है, ये लिक्विड में चेंज कर रहा है, ठीक है, ये लिक्विड में चेंज कर रहा है। तो आप इसकी एंथैल्पी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। माना चलिए इसको विजुअलाइज करते हैं, एक आइस का ब्लॉक है, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, हर तरफ से, उसको मैं P इनिशियल कह रहा हूं, और इसका वॉल्यूम जो है वो V इनिशियल है, ठीक है। ये गल जाता है, और ये गल जाता है, और ये पानी में बदल जाता है। इसके ऊपर पड़ने वाला फाइनल प्रेशर P फाइनल है, ठीक है, और इसका फाइनल वॉल्यूम V फाइनल है। अब आप एंथैल्पी कैलकुलेशन फेज चेंज में कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, एंथैल्पी कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस जो है डेल्टा PV लिखा जा सकता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल लिख सकते हैं, जहां
पी फाइनल वी फाइनल फाइनल लिक्विड का या जो भी फेस चेंज करने के बाद का प्रेशर और वॉल्यूम है, और जबकि पी इनिशियल वी इनिशियल इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज अब मैं कॉशन करना चाहता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी, ठीक है, ये फॉर्मूला फेस चेंज में नहीं लगाया जा सकता। यू कैन नॉट अप्लाई एन सीपी डेल्टा टी। वजह क्या है? ये फॉर्मूला तब लगता है जब टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो। एक बात, टेम्परेचर में अगर चेंज नहीं आ रहा है फेस चेंज होते वक्त, तो इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते आप। दूसरी वजह यह भी है कि जो ये फॉर्मूला है ये वैलिड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीपी किसी एक सब्सटेंस का होता है, किसी एक सब्सटेंस के लिए सीपी डिफाइंड है। या तो आइस होता तो उसका अपना सीपी होता, अगर लिक्विड होता तो उसका अपना सीपी होता। लेकिन यहां पर दोनों सिस्टम में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कोई बर्तन होगा तो इस बर्तन में ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ मौजूद हैं। और अगर ये दोनों एक साथ मौजूद हैं तो इस पूरे सिस्टम का सीपी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अगर सीपी निकालेंगे भी तो हर वक्त आइस गल रहा है, वाटर बढ़ रहा है, कॉम्पोजिशन बदलता जा रहा है, तो सीपी भी डिफाइंड नहीं है सही से। अगर सीपी डिफाइंड नहीं है सही से, वेरिएबल है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला फेस चेंज में नहीं लगेगा। तो बड़ा ही सिंपल हो गया। गैसेस के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। गैसेस के लिए लग सकता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनआरटी भी लग सकता है। गैसेस के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी भी लग सकता है। तीन चीजें लग सकती है, ठीक है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड के लिए तीन घटकर दो हो जाता है। सॉलिड के लिए आप डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी लगा सकते हैं, या आप डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी लगा सकते हैं। दो चीजें लगा सकते हैं। और फेस चेंज के लिए तो ये बात और छोटी हो जाती है। फेस चेंज में सिर्फ आप एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी लगाया जा सकता है ना। इस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर वक्त इस सिस्टम का सीपी बदल रहा है, सीपी फिक्स नहीं है। फिक्स्ड सीपी के केस में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। आइए तो हम लोग अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डेल्टा ई क्यू और डब्ल्यू सीखा था, हर केस पे निकालना, और इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोगों ने डेल्टा एच की थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब हमें मालूम है कि डेल्टा एच जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सॉलिड्स के केस में, लिक्विड्स के केस में, फेस चेंज के केस में और गैसेस के केस में हम डेल्टा एच कैलकुलेट करना जानते हैं। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ये चारों चीज हमसे कैलकुलेशन करना एक्सपेक्ट किया जाए। इस पे कम से कम 7-8 सवाल करेंगे, तब जाके हमारी क्लैरिटी इस सब्जेक्ट में अच्छी हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अ सैंपल कंसिस्टिंग ऑफ 1 mole of argon gas is expanded isothermally at 0 degrees Celsius from 22.4 liters to 44.8 liters reversibly. Calculate Q, W, delta E and delta H, ठीक है। Q, W, delta E and delta H ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? अ सैंपल कंसिस्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स तो एक है। आर्गन गैस कहते ही आर्गन मोनो एटॉमिक होता है, तो मुझे उसके बारे में भी सब मालूम है। मोनो एटॉमिक गैस का सीपीसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन रहेगा, ठीक है। और वॉल्यूम जो है ना, वी इनिशियल तो जो था 22.4 लीटर्स से चेंज करके 44.8 लीटर्स हो गया वी फाइनल, ठीक है। पूछा गया है क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा ई और डेल्टा एच निकालने के लिए, ठीक है।
सबसे पहले वो थर्मोडायनेमिक्स से निकालना चाहिए जो सबसे आसानी से निकल जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर वो क्वांटिटी भी आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि मैं डेल्टा ई और डेल्टा एच तुरंत निकाल सकता हूं। डेल्टा ई का फॉर्मूला होता है एन सीवी डेल्टा टी, ठीक है, एन सीवी डेल्टा टी होता है, और डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, ठीक है, कहा गया है आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यानी डेल्टा टी 0 हो जाएगा। तो अगर डेल्टा टी 0 होगा तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही एंथैल्पी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं एन सीपी डेल्टा टी कह करके, डेल्टा टी अगर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने डेल्टा ई और डेल्टा एच दोनों कैलकुलेट कर लिया, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। अब बात आती है वर्क डन की। वर्क डन भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको सारे वर्क डन निकालना सिखाया था। वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में निकालने का क्या फॉर्मूला है, 2.303 nRT log V इनिशियल बाय V फाइनल। ये आ जाएगा 2.303, n की वैल्यू कितनी है, 1 मोल है, R की वैल्यू 8.31 है और टेम्परेचर 273 log V इनिशियल बाय V फाइनल आ जाएगा 22.4 बाय 44.8 लीटर्स आ जाएगा। दिस इज 1/2 है, और ये चीज आ जाएगी 2.303 इंटू 1 इंटू 8.31 इंटू 273। लॉग हाफ को आप लिख सकते हैं माइनस लॉग 2, ठीक है। सो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 1 इंटू 8.31 इंटू 273 माइनस log 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3010, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने वर्क डन भी निकाल लिया, ठीक है, वर्क डन भी निकाल लिया। अब जहां तक बात बचती है क्यू की, तो क्यू कैसे निकाला जाए, आपको पता है, सिंस आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू लगा सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू लगाया जा सकता है। आपको पता है डेल्टा ई की वैल्यू 0 है, तो आप कह सकते हैं क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, यानी हीट को आपको जो निकालना है वो यहां से आप रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्यू भी निकाल लिया, आपने वर्क डन भी निकाल लिया, ठीक है, आपने डेल्टा ई भी निकाल लिया, आपने डेल्टा एच भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ जहां हम लोगों ने आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में सारी चीजें कैलकुलेट की है, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा ई, डेल्टा एच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सैंपल ऑफ consisting of 1 mole of argon is expanded isothermally at 0 degree Celsius, ठीक है, isothermally at 0 degree Celsius from 22.4 liters to 44.8 liters। हाँ, इसमें एक कंडीशन क्या जोड़ी गई है ना, एक कंडीशन और हो जाएगी क्या, कि ये तो कैलकुलेट करना ही करना है, ठीक है, फ्रॉम 22.4 लीटर टू 44.8 लीटर against a constant external pressure, ठीक है, external pressure equal to final pressure of the gas, final pressure of the gas। फिर वही बात, कैलकुलेट डेल्टा ई, डेल्टा एच, क्यू एंड डब्ल्यू, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। जो भी व्यूअर्स हैं वो एक बार इस क्वेश्चन को, है ना, इस वीडियो को पॉज करके जरूर खुद से सॉल्व करें, अगर ना हो तो फिर आप जो है इसका सॉल्यूशन देखिए। अब कहा जा रहा है एक मोल गैस है जिसका टेम्परेचर 273 केल्विन है और इसका वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर्स है। इसको एक्सपैंड कर रहे हैं हम, 273 केल्विन ही इसका फाइनल वॉल्यूम होगा क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है 44.8 लीटर्स है, ऐसा कहा गया। एक मोल गैस है और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो फाइनल प्रेशर के बराबर है। इनिशियल प्रेशर निकालना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है एक मोल गैस का तभी होता है, एक मोल गैस का तभी होता है जब टेम्परेचर 273 केल्विन हो और प्रेशर कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर हो, ठीक है।
एसटीपी पे कोई भी गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है। तो अगर अगर टेम्परेचर 273 केल्विन है और वॉल्यूम 22.4 लीटर है और मोल एक मोल है, तो पक्का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आप बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो आप फाइनल प्रेशर निकाल सकते हैं। फाइनल प्रेशर निकालने में मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूं क्योंकि मुझे एक्सटर्नल प्रेशर जब पता होगा, है ना, जो कि फाइनल प्रेशर के बराबर है, तो मैं वर्क डन निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल लिख सकता हूं। P इनिशियल कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, V इनिशियल 22.4 है, P फाइनल कितना है वही निकालना है मुझे, और V फाइनल कितना है 44.8 लीटर है, ये 2 हो जाएगा। P फाइनल इज इक्वल टू हाफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, P फाइनल इज इक्वल टू हाफ एटमॉस्फेयर, तो ये चीज हाफ एटमॉस्फेयर के बराबर है। ठीक है, हाफ एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो आइए अब इन चीजों का कैलकुलेशन करते हैं, जो चीजें हमसे डिमांड की गई हैं। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हम लोगों को डेल्टा ई, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू। ठीक है, पी एक्सटर्नल मुझे पता चल गया फाइनल प्रेशर के बराबर है, फाइनल प्रेशर मैंने बॉयल्स लॉ लगा के निकाल लिया जो कि हाफ एटमॉस्फेयर है। तो पहली चीज डेल्टा ई निकालना उतना मुश्किल काम नहीं, एन सीवी डेल्टा टी होता है और डेल्टा टी 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही समय याद रखिएगा, ये फॉर्मूला नहीं लगता है जब फेज चेंज होता है। फेज चेंज के समय इंटरनल एनर्जी को हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालना चाहिए। बाकी सारे केसेस में जहां फेज चेंज नहीं होता है, आप है ना इंटरनल एनर्जी को एन सीवी डेल्टा टी करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही एंथैल्पी कैसे निकल जाएगा, एन सीपी डेल्टा टी करके आ जाएगा, जो कि डेल्टा टी 0 है तो एंथैल्पी चेंज भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीजें तो हो गई। अब बचता है क्यू और डब्ल्यू। क्यू बाद में करेंगे क्योंकि वर्क डन भी मुझे निकालना आता है। वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे पता ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कभी भी गैस के प्रेशर के बराबर नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर हाफ एटमॉस्फेयर है और इनिशियल से लेकर यहां तक अभी तक बराबर नहीं हुआ एक्सटर्नल प्रेशर, लास्ट मोमेंट पे जाकर बराबर होता है, वरना हम हमेशा कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है। तो वर्क डन जब भी एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर इक्वल नहीं होते हैं, प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर हो जाएगा, है ना। पी एक्सटर्नल कितना है हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हाफ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो हाफ एटमॉस्फेयर लिखा मैंने, इंटू वी फाइनल कितना है, फाइनल वॉल्यूम है 44.8 लीटर्स, माइनस वी इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 22.4 लीटर्स। ये एटमॉस्फेयर लीटर में है, इसलिए जो है ना एटमॉस्फेयर लीटर में है, इसलिए इसको जूल में करने के लिए 101.3 जूल मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ इंटू 22.4 इंटू 101.3 जूल। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 11.2, सो दिस इज लाइक माइनस 11.2 एटमॉस्फेयर लीटर। ये एटमॉस्फेयर लीटर है और एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप 101.3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 11.2 इंटू 101.3 जूल। इसकी फाइनल वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी, इसकी फाइनल वैल्यू जो आएगी 11.2 इंटू 101.3, ये आ जाएगी 11 माइनस 1134.56 जूल्स, विच इज, इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो पता चला आपका जो वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में निकल के आएगा वो आ जाएगा। इसी को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी है ना माइनस 1.13456 किलो जूल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने डेल्टा ई, डेल्टा एच और डब्ल्यू निकाल लिया। क्यों निकालना उतना मुश्किल काम नहीं, क्यों हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकाल सकते हैं। सो ये वर्क डन हो गया, ये डेल्टा एच हो गया, ये डेल्टा ई हो गया। अब क्यू की बात की जाए, सिंस हम जानते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डेल्टा ई की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो मैं कह सकता हूं क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। सो मैं कह सकता हूं क्यू इज इक्वल टू माइनस 1.13456
किलो जूल के बराबर हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल्स टू प्लस 1.13456 किलो जूल हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमसे है ना आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये सारे चारों पैरामीटर्स पूछा गए थे। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं जिसमें हल्का सा चेंज करना होगा ना। इसमें कहा जा रहा है कि 44.4 लीटर तक एक गैस को एक्सपैंड किया जा रहा है। सेम क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये है कि अ सैंपल कंसिस्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन गैस इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 22.4 liter to 44.8 liters freely against zero external pressure. Calculate delta E, delta H, Q and W। ठीक है, ये चीज निकालनी है। ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या, आइए देखते हैं। इनिशियली स्टेट 1 में क्या है, आप 22.4 लीटर गैस का वॉल्यूम है और टेम्परेचर 273 केल्विन है। ऑफ कोर्स एक मोल गैस 22.4 लीटर 0 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर पे ही होती है, इसलिए प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर होगा। इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। कहां तक एक्सपैंड कर रहे हैं, 44.8 लीटर तक, और टेम्परेचर बदलेगा नहीं, 273 केल्विन ही रहेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा ई, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू निकालने के लिए। ठीक है, डेल्टा ई, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू निकल जाएगा। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी होता है। चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा टी 0 हो जाएगा। ये चीज 0 हो जाएगी तो डेल्टा ई की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ऑन द सेम लाइंस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एन सीपी डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी अगर 0 होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब बात रही वर्क डन की। वर्क डन किसी भी प्रोसेस के लिए आप ऐसे तो निकाल सकते हैं, पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, यहां पर ये बहुत आसानी से निकल जाएगा कि पी एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है। ठीक है, 0 है, सो वर्क डन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, और अगर वर्क डन की वैल्यू 0 आ गई तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, जो कहता है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई की वैल्यू 0 है ना, वर्क डन की वैल्यू 0 है, सो आप कह सकते हैं क्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने एक ये क्वेश्चन किया जिसमें एक आर्गन गैस थी और हम लगातार आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहे थे। एक बार रिवर्सिबली एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने। ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअली थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही क्वेश्चन किया था, प्रोसेस आइसोथर्मल रिवर्सिबल था। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने आइसोथर्मल इरिवर्सिबल था, और थर्ड केस में हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर 0 है उसके अगेंस्ट है ना एक्सपैंड कर रहे थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हेन 3 moles of oxygen gas is heated at constant pressure is heated at constant pressure of 3.25 atmosphere, its temperature increased from 260 Kelvin to 285 Kelvin. If Cp of oxygen is 29.4 joule per mole per Kelvin, calculate डेल्टा ई, क्यू एंड डेल्टा एच। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ना, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। पहले कहा जा रहा है कि 3 मोल ऑक्सीजन गैस है ना, नंबर ऑफ मोल्स 3 है। 3 मोल ऑक्सीजन गैस है और इसको कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया जा रहा है ना। प्रेशर कांस्टेंट है गैस का, 3.25 एटमॉस्फेयर है
है ना, टेम्परेचर जो है वो है ना 260 से 285 केल्विन हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि है ना कुछ ऐसा ऐसा है ना, प्रेशर 3.25 atm है और टेम्परेचर 260 केल्विन है। एक्सपैंड किया जा रहा है, प्रेशर तो वही रहता है ना, टेम्परेचर 285 केल्विन हो जाएगा। ठीक है ना, 85 केल्विन हो जाता है। आपको डेल्टा ई क्यू और डेल्टा एच निकालना है। सीपी ऑक्सीजन का दिया हुआ है, सीपी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 29.4 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक तो डेटा मैंने निकाल लिया। डेल्टा एच मैं तुरंत निकाल सकता हूं। क्यों मैंने डेल्टा एच के बारे में पहले सोचा? क्योंकि डेल्टा एच जो है वो एन सीपी डेल्टा टी होता है और मुझे सीपी की वैल्यू पता है। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एन सीपी डेल्टा टी। एन कितना है? 3 मोल है। ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन गैस है। एन सीपी कितना हो जाएगा? 29.4, ये सीपी हो गया 29.4 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? 85, 60 और 285 माइनस 60 इज 25। ठीक है, 25 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, एन सीपी डेल्टा टी। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी एन इंटू सीपी 29.4 इंटू डेल्टा टी 25। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2205 जूल। ठीक है, 2205 जूल इतना आ जाएगा। डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा ई भी निकल आएगा। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी। अब हमको पता है कि है ना, मुझे मालूम है कि सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। तो सीवी इज इक्वल्स टू सीपी माइनस आर। ठीक है, सीपी माइनस आर कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? एन सीपी डेल्टा टी। डेल्टा टी तो 25 है और सीपी कैसे निकलेगा? 29.4 माइनस आर। आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.31। तो ये निकल के आ जाएगा है ना 29.4 माइनस 8.31 की वैल्यू आ जाएगी 21.09। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 21.09। ठीक है, इंटू 25। ठीक है, इंटू 25 आ जाएगा। दिस इंटू 3 इंटू 25 इज, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1581.75। ठीक है, बिल्कुल इतना जूल। ठीक है, तो मैंने कहीं ना कहीं डेल्टा ई और डेल्टा एच तो कैलकुलेट कर लिया। क्यू कितना हो जाएगा? आपको मैंने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया है, क्यू हमेशा एन सी एम डेल्टा टी करके निकलता है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है सीवी लिखिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है सीपी लिखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें आप क्यू फ्लॉट से निकालते हैं, और आइडियाबैटिक प्रोसेस के केस में ये 0 होता है। चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है यानी हीट को आप ऐसे निकाल सकते हैं एनसीपी डेल्टा टी। पर एनसीपी डेल्टा टी कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3, cp इज इक्वल टू 29.4 और डेल्टा t इज इक्वल टू 25। आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2205 जूल निकल के आएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब हमको एक चीज और सीखने को मिली कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट निकालेंगे आप तो वो एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है, क्योंकि डेल्टा एच तो क्यू तो एनसीपी डेल्टा टी निकलेगा ही कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, और डेल्टा एच हमेशा एनसीपी डेल्टा टी होता है। यानी ये दोनों वैल्यूज बराबर तब हो जाती है जब प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली, डेल्टा ई, क्यू और डेल्टा एच। आप देख रहे होंगे मैंने इस लेक्चर में अब तक 2 क्वेश्चन कराए आपको। एक आइसोथर्मल प्रोसेस पे था जिसमें यही सारी चीजें निकालनी थी, और ये क्वेश्चन जो है आइसोबारिक प्रोसेस पे है जिसमें यही सारी चीजें निकालनी है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें यही सारी चीजें निकालनी हो लेकिन प्रोसेस बदल जाए, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाए। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है a sample of 4 mole of oxygen gas is originally confined in 20 liter 270 Kelvin
and then undergoes adiabatic expansion against pressure is equals to 600 torr until its volume becomes 60 liters. Calculate Q, W, delta T, delta E and delta H. So a very good question, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सैंपल है ना, मैं इसे फिर समझाता हूं, इसको पैराफ्रेज करता हूं। एक सैंपल है 4 मोल ऑक्सीजन गैस का जो ओरिजिनली 20 लीटर के एक बर्तन में बंद है। 20 लीटर इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, 270 केल्विन इसका ओरिजिनल टेम्परेचर है। इसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर 600 टॉर है। 600 टॉर है, आप जानते हैं 760 टॉर एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। अंटिल इट वॉल्यूम बिकम 60 लीटर, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 60 लीटर हो गया। आपको क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा ई, डेल्टा एच और डेल्टा ई निकालना है, डेल्टा टी भी, ठीक है, निकल जाएगा। मोल कितने हैं, 4 मोल है, 4 मोल्स, ठीक है। 4 मोल गैस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। मुझे मालूम है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 600 टॉर है और एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स्ड है और इंटरनल प्रेशर जो है वो बदल रहा है। अब चूंकि बदल रहा है इंटरनल प्रेशर तो कभी भी इसके बराबर तो होगा नहीं, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप इनिशियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं, पी इनिशियल भी निकाल सकते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी कर सकते हैं, ठीक है, और चेक कर सकते हैं कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये प्रोसेस देखकर ही लग रहा है रिवर्सिबल क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स है, ठीक है, और इंटरनल प्रेशर अगर बदल होगा क्योंकि वॉल्यूम बदल रहा है तो इंटरनल प्रेशर भी बदलेगा, इंटरनल प्रेशर बदलेगा जरूर इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या इसमें ऐसा है जो हम तुरंत निकाल सकते हैं, तुरंत कह सकते हैं क्यू। पहली चीज क्यू है, क्यू 0 होगा क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। वर्क डन भी हम तुरंत निकाल सकते हैं। सेकेंड चीज, वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में तुरंत आ जाता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर सकते हैं। माइनस पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर टॉर में है, एटमॉस्फेयर में करने के लिए उसको हम लोग क्या करेंगे, 760 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 600 टॉर है, उसको एटमॉस्फेयर में करने के लिए 760 से डिवाइड कर लीजिए, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर इतना एटमॉस्फेयर इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल 60 लीटर है और वी इनिशियल जो है हमारा 20 लीटर है, ठीक है, 20 लीटर है। तो ये एटमॉस्फेयर लीटर में आ जाएगा, ये चीज एटमॉस्फेयर में है और ये चीज लीटर में है। जूल में करने के लिए आप इसमें 101.3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 101.3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस कितना निकल के आ जाएगा, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल्स टू माइनस 600 इंटू 40 इंटू 101.3 बाय 760 जूल हो जाएगा। सो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 600 इंटू 40 इंटू 101.3 डिवाइडेड बाय 760, ये वैल्यू आ रही है ना, माइनस 3198.9 जूल। मैं इसको फिर चेक कर लूं, 600 इंटू 40 इंटू 101.3 डिवाइडेड बाई 760 इज 3198.94 जूल आ जाएगा। यानी वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अप्रोक्सीमेटली माइनस 3199 जूल, ठीक है। ये वर्क डन आ गया, तो मैंने क्यू भी निकाल लिया, वर्क डन भी निकाल लिया, ठीक है।
डेल्टा ई आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा। तीसरी चीज डेल्टा ई कैसे निकालते, सिंस वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज जीरो, सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये चीज यहां रख देंगे, कितना आ जाएगा -3199 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने डेल्टा ई भी कैलकुलेट कर लिया। डेल्टा ई अगर आपको पता है तो आप डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सिंस हम जानते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी होता है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एन सीवी को हम क्या लिख सकते हैं, आर बाय गामा -1 डेल्टा टी। ठीक है, तो गामा -1, अब ये डायटोमिक गैस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, इसका सीपी जो होगा वो 7/2r होगा और सीवी जो होगा वो 5/2r होगा, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 7/5। ठीक है, ये गामा हो जाएगा 7/5, तो हम यहाँ पे गामा की वैल्यू 7/5 रख सकते हैं। यहां से हम डेल्टा टी निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, डेल्टा ई ये रख दीजिए -3199 इज इक्वल टू एन, 4 मोल्स है दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 मोल गैस है, ये 4 मोल है, तो एन की वैल्यू 4 हो गई, 8.31 जूल में करने के लिए इंटू डेल्टा टी बाय गामा -1, गामा इज 7/5 -1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7/5 -1 इज 2/5, 2/5 आप वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3199 इंटू 2/5 इज इक्वल्स टू, ये 2/5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8.31 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू -3199 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 8.31 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3199 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 8.31, दिस टर्न्स आउट टू बी 38.49 या -38.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं इसको फिर चेक कर लूं, इसकी वैल्यू 3199 इंटू 2, 3199 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 8.31। ठीक है, इसकी वैल्यू बिल्कुल 38.495 डिग्री सेल्सियस, या डेल्टा टी इज इक्वल टू -38 अप्रोक्सीमेटली -38.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डेल्टा टी भी यहां पर कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा टी भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब जो है ना डेल्टा एच कैलकुलेट करने की बारी है। ठीक है, डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ चीज जो है डेल्टा एच, सिंस वी नो दैट एच इज इक्वल्स टू, डेल्टा एच कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एच हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एन सी पी डेल्टा टी करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, एन की वैल्यू 4 है, 4 इंटू सीपी, सीपी की वैल्यू हो जाएगी 7/2r इंटू डेल्टा टी। ठीक है, सीपी की वैल्यू 7/2r हो जाएगी, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एन, एन जो है ना कितना आ जाएगा 4, एन सीपी, सीपी की वैल्यू हो जाएगी 7/2r 8.31 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी हो जाएगा -38.5। ठीक है, ये डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, है ना, 4 इंटू 7/2r इंटू -38.5 किया जा सकता है। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8.31 इंटू 38.5, ये वैल्यू आ जाती है -4479.09 जूल। मैं एक बार और चेक कर लूं इसको, 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 8.31 इंटू 38.5 है इतना जूल। ठीक है, सो डेल्टा एच की वैल्यू भी हमारी कैलकुलेट हो जा रही है 44.79 जूल आ जाएगी। ठीक है,
तो इस तरह से आप जो है सारी चीजें कैलकुलेट कर लिए हम लोगों ने, है ना, क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई डेल्टा टी डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। ठीक है, आइए इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अ सैंपल कंसिस्टिंग ऑफ 3 mole of a perfect gas मतलब ideal gas, 3 mole of a perfect gas at 200 Kelvin and 2 atmosphere and 2 atm is compressed reversibly and adiabatically। ठीक है, reversibly and adiabatically until temperature reaches 250 Kelvin. Given CV for the gas is 27.5 joule per Kelvin per mole. Calculate W delta E delta H and final pressure and final volume। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। और व्यूवर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्वेश्चन को करते वक्त आप लोग जो है वीडियो पॉज करके इसको खुद करने की पहले कोशिश करिए। ठीक है, अ सैंपल कंसिस्ट ऑफ 3 मोल, 3 मोल परफेक्ट गैस है ना, जिसका टेम्परेचर 200 केल्विन है। ठीक है, और प्रेशर 2 atm है। ठीक है, 2 atm है। इसको कंप्रेस किया जा रहा है रिवर्सिबली और एडियाबैटिकली। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और एडियाबैटिक है। ठीक है, एडियाबैटिकली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के जरिए तब तक इसको कंप्रेस कर रहे हैं जब तक इसका जो है फाइनल टेम्परेचर 350 केल्विन नहीं हो जाता। इसका सीवी की वैल्यू दी गई है 27.5 जूल पर केल्विन पर मोल दिया गया है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि क्या फाइनल वॉल्यूम होगा और फाइनल प्रेशर क्या होगा, है ना, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर क्या होगा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा देखिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटैक करना है, ठीक है ना, और कैसे अटैक करना है। Given that CV is equal to 27.5, calculate W delta E delta H P final and V final चीजें निकालना। अब सबसे पहली चीज हम क्या ऐसा है जो तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, उस चीज पे पहले अटैक करना चाहिए। मुझे यहां पर डेल्टा टी पता है, डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी जो है वो 250 केल्विन माइनस 200 केल्विन है, यानी डेल्टा टी की वैल्यू 50 केल्विन है। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू अगर 50 केल्विन है तो मैं डेल्टा ई और डेल्टा एच तुरंत निकाल सकता हूं। डेल्टा ई जो होता है वो एन सीवी डेल्टा टी हो जाएगा। सीवी की वैल्यू मुझे पहले से पता है 27.5 है, एन की वैल्यू भी मुझे पहले से पता है 3 मोल है, तो एन इंटू 27.5 इंटू डेल्टा टी 50 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कैलकुलेट कर लीजिए। इसकी वैल्यू आएगी, आप इसकी वैल्यू करेंगे कैलकुलेट तो आ जाएगी 3 इंटू 27.5 इंटू 50। ठीक है, ये आ जाएगा 4125 जूल। ठीक है, तो ये आपने डेल्टा ई कैलकुलेट कर लिया। जहां तक डेल्टा एच का सवाल है, डेल्टा एच भी हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एन सीपी डेल्टा टी, एन की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सीपी कितना हो जाएगा सीवी प्लस आर इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। एन हो जाएगा एन सीवी की वैल्यू है 27.5। ठीक है, 27.5 और आर की वैल्यू 8.31 है इंटू डेल्टा टी 50 केल्विन है। ठीक है, 50 केल्विन है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 3 इंटू, है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 27.5 प्लस 8.31 बराबर आ जाएगा 35.81 इंटू 50। ठीक है, एंड दिस इज लाइक इंटू 3 इंटू 50,
ये आ जाएगा आपका 5371.5 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर है ना डेल्टा ई, डेल्टा एच और डेल्टा टी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब अगली चीज क्या, हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है, हमने डेल्टा ई, डेल्टा एच और डेल्टा टी तो कैलकुलेट कर लिया, ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर दी, वर्क डन निकालना बाकी है। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर निकालना बाकी है। ठीक है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, आपको पता है कि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो Q की वैल्यू भी 0 हो गई। अगर आपको Q पता है और डेल्टा E पता है तो आप वर्क डन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सिंस वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, Q इज इक्वल टू 0 यानी डेल्टा E इज इक्वल टू W, यानी वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा E। तो अगर आपको कोई वर्क डन पूछता है तो आप वर्क डन बड़े आसानी से निकाल लेंगे, डेल्टा E के बराबर होगा। और डेल्टा E अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना आ जाएगा, है ना 4125 जूल आ जाएगा वर्क डन। ठीक है, तो हम लोगों ने वर्क डन भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब जहां तक फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम की बात है ना, आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है ना, सिंस हम जानते हैं P टू दी पावर ऑफ 1 माइनस गामा, T टू दी पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू, है ना, इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कहां से आया, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से आ जाएगा। V के जगह हम nRT बाई P रख सकते हैं और ये चीज आ जाएगी। इसको मैंने ना लास्ट लेक्चर नंबर 3 में डिराइव भी किया था। तो यानी कि हम ये कर सकते हैं कि P इनिशियल 1 माइनस गामा, T इनिशियल गामा इज इक्वल टू P फाइनल 1 माइनस गामा और T फाइनल गामा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पर गामा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, गामा की वैल्यू निकालते हैं। P इनिशियल कितना है, 2 एटमॉस्फेयर है, 1 माइनस गामा। T इनिशियल कितना है, आप देख सकते हैं P इनिशियल यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर है और T इनिशियल यहाँ पे 200 केल्विन है। ठीक है, तो ये 200 केल्विन टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू P फाइनल, ऐसी चीज है जो मुझे निकालनी है 1 माइनस गामा, और T फाइनल हमें पता है 250 केल्विन है। ठीक है, 250 केल्विन है तो इंटू 250 टू दी पावर ऑफ गामा करके निकाला जा सकता है। गामा की जहां तक बात है, गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी। सीवी की वैल्यू हमें पता है पहले से, सीवी की वैल्यू है 27.5। ठीक है, 27.5। और सीपी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, सीपी की वैल्यू आ जाती है सीवी प्लस आर करके, जिसकी वैल्यू आई है 35.81। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, 35.81 डिवाइडेड बाय 27.5, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी 1.3। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1.3 इंटू 200 टू द पावर ऑफ 1.3 इज इक्वल टू P फाइनल टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1.3 इंटू 250 टू द पावर ऑफ 1.3। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये 2 टू द पावर ऑफ माइनस 0.3 इंटू 200 टू द पावर ऑफ 1.3 is equals to P final to the power of 0.5 into 250 to the power of 1.3 आ जाएगा। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं P final 200 to the power of 1.3 by 2 to the power of 0.3 is equals to 1 by P final to the power of 0.3 into 250 to the power of 1.3. P final to the power of 0.3 is equals to 2 to the power of 0.3 into 250 divided by, है ना, 200 to the power of 1 by 1.3। अब 0.3 पावर से 1 by 0.3 पावर से सबको उतना पावर डाल दीजिए, सब में दोनों तरफ आप जो है 1 by 0.3 कर दीजिए। तो यहां 1 by 0.3 पावर में डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहां 0.3 डालेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो P फाइनल इज इक्वल टू 2 इंटू, और यहां क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 by 4 टू दी पावर ऑफ 1.3 डिवाइडेड बाई 0.3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दैट। मैं सभी तरफ पावर में 1 by 0.3 ले लिया, तो ये 1 by 0.3 1 हो गया, 1 by 0.3 ये भी 1 हो गया, और ये 1 by 0.3 जो हो जाएगा 1.3 by 0.3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू 2 इंटू, है ना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1.25 के पावर में
आ जाएगा पावर में ब्रैकेट 1.3 डिवाइडेड बाय 0.3 ब्रैकेट क्लोज्ड, ये आ रहा है 2.63 यानी फाइनल प्रेशर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.63 इंटू 2 यानी 5.26 एटमॉस्फेयर। तो हम लोगों ने फाइनल प्रेशर भी निकाल लिया। फाइनल प्रेशर जो है आपका 5.26 एटमॉस्फेयर है। आप फाइनल वॉल्यूम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, P फाइनल इंटू V फाइनल इज इक्वल टू nRT फाइनल। P फाइनल कितना है 5.26, V फाइनल निकालना बाकी है और नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स 3 हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू N इंटू R 0.0821 इंटू T फाइनल। T फाइनल की वैल्यू है ना, T फाइनल यहाँ पर 250 केल्विन है, तो यहाँ पे हम 250 केल्विन रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी, V फाइनल आ जाएगा 3 इंटू 0.0821 इंटू 250 बाय है ना 5.26 कर सकते हैं। ठीक है ना, 3 इंटू 0.0821 इंटू 250 डिवाइड बाय 5.26 किया जा सकता है। ये चीज निकल के आती है 3 इंटू 0.0821 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 5.26, इसकी वैल्यू आ जाएगी V फाइनल इज इक्वल टू 11.7 लीटर्स। ठीक है, 11.7 लीटर्स आ जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.7 लीटर्स। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। आज हम लोगों ने है ना डेल्टा E, डेल्टा H, Q और W का कैलकुलेशन अलग अलग तरह के प्रोसेसेस में किया। अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में हम लोग आगे की बातचीत करेंगे और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना कंटिन्यूड रहेगा अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, है ना। अगले लेक्चर 5 में हम लोग फेस चेंजेस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और सॉलिड्स और लिक्विड्स के ऊपर भी, है ना, के केसेस में भी Q, W, डेल्टा E और डेल्टा H निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।